हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सी-टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी भाग से जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है ना वह सभी टीचिंग एग्जाम्स जैसे कि एमपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट, सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट है ना वह टीचिंग एग्जाम्स के लिए सभी एग्जाम्स में उस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस सेम ही रहता है। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग, अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग, कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध, यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा वो ये पूछ रखा है कि जो श्रवण बाधित बच्चे हैं यानी कि जो इन बच्चों को सुनने में कठिनाई है उनके समावेशन के लिए विद्यालय में शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ना वो ये बता रहा है कि जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा पहला ना वो व्याख्यान विधि को प्रयोग करने के लिए बता रहा है। तो हम जो बच्चा सुन नहीं सकता है उनके लिए श्रवण व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे तो कुछ हित होगा क्या? नहीं ना, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी वो सुनने में असमर्थ है, इसलिए हमें बड़े बड़े व्याख्यान देंगे जिससे कि उसे कोई लाभ नहीं हो सकता है, तो ये समावेशन में मदद नहीं करेगा। ठीक है, अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग। फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है कि उनके अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग। जो बच्चा सुन नहीं सकता है उनके लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग करेंगे जो कि उनके लिए समावेशन में मददगार नहीं साबित होगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध। फ्रेंड्स, जो बच्चा सुन नहीं सकता है उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में हमारा दे रखा है कि निषेध, मतलब कि नहीं करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है, यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो, क्योंकि हम जो भी मौखिक प्रस्तुतिकरण करेंगे वह दृश्यात्मक रूप से होगा, तो बच्चा भले ही वह सुन नहीं सकता लेकिन वो देख के समझ सकता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं, यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं, समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा ये पूछा है कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनमें किस तरह की गुणों का संभावना होता है। ठीक है ना, तो उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। अभाव नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे उनका समावेश होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं। फ्रेंड्स, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड होता है, वो बहुत ही जल्दी कुछ चीज़ समझ लेते हैं और रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि धीमी गति बता रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वह चुनौतीपूर्ण कार्य को करने में ही इंजॉय महसूस करते हैं। ठीक है ना, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग वर्क दे दें तो उसे वह बहुत ही ढंग से करने की कोशिश करते हैं, है ना, तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं वह समस्या समाधान की इच्छा व्यक्त करते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी समस्या को प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कोशिश करते हैं, है ना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। फ्रेंड्स, जो यहाँ पे डिसऑर्डर है ना, वो अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। बच्चा इस प्रकार के डिसीज में, इस प्रकार के डिसऑर्डर में ज़्यादा देर तक कोई भी चीज़ कर नहीं सकता है, ठीक है ना। उसमें ध्यान अभाव की कमी होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन पूछा है कि चुनौती प्रस्तुत करेगा ऐसे बच्चों के लिए, तो ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुंच, विभिन्न संवेदों का उद्दीपन, प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चुनौती का काम करेगा ना, अटेंशन हाइपर डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति को, यहाँ पे मैं बता दिया है कि जो इस डिसऑर्डर वाले बच्चे होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा समय तक किसी एक काम में अटेंशन ध्यान को नहीं दे पाते हैं। इनके लिए, इनके समावेशन के लिए हमें छोटे छोटे टुकड़ों में ज्ञान को बताना चाहिए और गैप कर करके बच्चों को सिखाना चाहिए। लंबी अवधि तक बैठ नहीं सकते हैं, ध्यान नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका डी ऑप्शन है फ्रेंड्स, कि बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि के व्याख्यान देना, ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग वर्क है, क्योंकि इनमें ध्यान एकत्रित करने की कमी होती है, तो हमें उनके लिए लंबी अवधि वाले व्याख्यान नहीं दे सकते। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही इनकी मुख्य चुनौती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछ रखा है अभिकथन और कारक तर्क दे रखा है, जिसमें से हमें दोनों सेलेक्ट करना है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन व्याख्या कर रहा है, ठीक है ना। अभिकथन देख लेते हैं। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के सहयोग करना चाहिए और उन्हें ग्रुप लर्निंग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और किसी चीज़ को सक्रिय रूप से भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है। देख लेते हैं तर्क इसके संदर्भ में सही है या नहीं। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो तर्क है वो भी इसकी संपूर्ण व्याख्या कर रहा है और बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कौन दोनों को मैनेज सही बताता है और व्याख्या भी कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों ही बातें सही हैं बिल्कुल, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है? व्यवहार अनुकूलन, सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण अधिगम, पारस्परिक शिक्षण। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वह सही हो जाएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन व्यवहार अनुकूलन है वह शिक्षण अधिगम की निम्न प्रक्रिया में से विद्यार्थियों को सक्रिय भूमिका निभाने में महत्व नहीं देता है। यहाँ पे सहपाठी अधिगम ये भी महत्व देता है, अन्वेषण अधिगम ये भी उनकी सक्रिय भूमिका निभाने को महत्व देता है। पारस्परिक शिक्षण मतलब रिसिप्रोकल टीचिंग से भी उनके सक्रिय भूमिका में सहायता देता है, ठीक है। यहाँ पे जो व्यवहार अनुकूलन है यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए गलत ही पूछा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? निष्क्रिय अनुकरण, पुरस्कार और दंड, जिज्ञासा और अन्वेषण, कंठस्थीकरण। सो फ्रेंड्स, जो विद्यार्थी होते हैं वह बेहतर और प्रभावशाली ढंग से तभी सीखेंगे जब उनमें
उस चीज़ को जानने की एक इच्छा होगी, एक जिज्ञासा होगी और खोज करने की मन में उमंग होगा। ठीक है ना। तो इसके लिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जब विद्यार्थी के मन में जिज्ञासा जागृत होगी किसी चीज़ को जानने के लिए, किसी चीज़ की खोज करने के लिए, तो वहाँ पे शिक्षण जो होता है प्रभावशाली और बेहतर ढंग से हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? अनुरूपक चिंतन, प्रकार्यात्मक स्थिरता, बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है, यानी कि जो सहायक नहीं है। ठीक है, अनुरूपक चिंतन, फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो होगा सही हो जाएगा। ठीक है, प्रकार्यात्मक स्थिरता, यहाँ पे बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा फ्रेंड्स। यही चीज विद्यार्थियों की समस्या समाधान की कौशलों के विकास में बाधक है। ठीक है, बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, तो यह समस्या समाधान के कौशलों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जबकि हमें क्वेश्चन में बाधक पूछ रखा है, तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फंक्शनल फिक्स्ड नीड्स, जैसे कि किसी भी कार्य को सिर्फ एक ही वे से करना, एक ही तरीके से करना, ये हमारे समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक सिद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो पूछ रखा है फ्रेंड्स कि विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए। जो विद्यार्थी अपने मन में वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं कि हम जब चलते हैं बस से, गाड़ी से, तो पेड़ भी उनके साथ चलते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ये उनकी वैकल्पिक धारणा है। तो इनके संदर्भ में हमें अध्यापकों को किस प्रकार से उन्हें डील करना चाहिए। ठीक है ना। तो वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, हमें उनकी वैकल्पिक अवधारणाओं को चर्चा में सम्मिलित करना चाहिए, उस पर बात उठानी चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणा साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उनकी जो भी वैकल्पिक अवधारणाएं हैं, बच्चे जो कुछ भी सोचते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसे होता होगा, होता है, जो उनकी छोटी छोटी वैकल्पिक धारणाएं हैं, उन्हें ये लगता है कि जो पेड़ हैं वो भी चलते हैं हमारे साथ, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ये उनकी वैकल्पिक धारणाएं हैं, इन्हें हमें उनके विचार विमर्श करने के लिए, चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जबकि यहाँ पे बोल रखा है कि अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उनकी वैकल्पिक अवधारणाओं को विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ठीक है, जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम, नकद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम। यहाँ पे जो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा पूछा है कि वह
बाह्य अभिप्रेरणा का कौन सा उदाहरण है? तो जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, यानी कि जिज्ञासा को संतुष्ट करना, कहीं न कहीं विद्यार्थी के अंदर से जिज्ञासा जागृत हो रही है, उसको संतुष्ट करने के लिए वह पढ़ाई कर रहा है, तो ये कहीं न कहीं आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा। समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम, वह अंदर से उसकी थिंकिंग है कि मैं इसे समझना चाहता हूँ, ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगा, ना कि बाह्य अभिप्रेरणा का। नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, फ्रेंड्स यहाँ पे जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो पुरस्कार पाएगा, पाने के लिए अधिगम कर रहा है, बच्चे पढ़ाई इसलिए कर रहा है कि वह उसे पुरस्कार मिलेगा, वह पास हो जाएगा तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा जिससे वह पढ़ाई कर रहा है, यह बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन। सायमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किसी प्रकार की भावना का विकास करेगा। जिज्ञासा, असहायता का सीखा हुआ भाव, गर्व, आशा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सायमा है ना, वह अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा। सो फ्रेंड्स सायमा यदि बार बार असफल हो रही है ना, सो वो कहीं ना कहीं अपने आप को असहायता का सीखा हुआ भाव, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, असहायता का सीखा हुआ भाव उसमें जागृत हो जाएगा, वह अपने आप को हीन समझने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, उनके पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ेंगे, ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्या में लागू करने के अवसर देंगे, उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। सो फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन है वो ये पूछ रखा है कि आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे, मतलब क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन है आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा। निष्क्रिय रूप से दोहराने के लिए कहेंगे, किसी चीज़ को हम लोग उनको याद करवाना चाह रहे हैं, टीचर चाह रहा है कि किसी चीज़ को, इस चीज़ को वो बच्चे सीख जाएं, याद कर लें, जानकारी को वो सीख जाएं, तो निष्क्रिय रूप से याद दोहराने के लिए कहेंगे। बच्चा एक्टिव लर्निंग करेगा तो ही उसकी समझ अच्छी रहेगी, तो यहाँ पे निष्क्रिय लर्निंग करने को बोल रहा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसी चीज़ से हमें युक्ति से बचना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? स्कूली माहौल, आनुवंशिकता, सांस्कृतिक संदर्भ, अध्यापिका का शिक्षा छात्र। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे जो व्यक्तिगत कारक है वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आनुवंशिकता ये व्यक्तिगत कारक है, ये हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। ठीक है, ये पर्सनल कारक हो जाता है अधिगम को प्रभावित करने के लिए। बाकी जो स्कूली माहौल है, सांस्कृतिक, अध्यापिका की शिक्षा शास्त्र, ये सब सामाजिक या फिर इन्वायरमेंटल कारक हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।